सर्वेभ्य विद्यार्थिभ्य नमो नमः। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर के अंतर्गत अच संधि का अध्ययन करेंगे। अच संधि का प्रकरण हम पिछले कुछ वीडियो से पढ़ते आ रहे हैं और इस संधि के अंतर्गत हमने अनेक संधियों का अध्ययन किया या अनेक सूत्रों का अध्ययन किया। सबसे पहले हमने यण संधि, तत्पश्चात अयादि संधि, तत्पश्चात गुण संधि और हमने विस्तार पूर्वक वृद्धि संधि का अध्ययन किया। अब आज इसी अच संधि के प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए हम अच संधि प्रकरण में पररूप संधि का अध्ययन करेंगे। पररूप संधि देखिए, जिसे नाम से प्रचलित है कि पररूप, जहाँ पर पररूप, पर यानी बाद वाला, जहाँ पर बाद वाला रूप आदेशित होता है उसे हम पररूप संधि कहते हैं। पर यानी बाद वाला और रूप यानी रूप, जहाँ पर दोनों के स्थान पर बाद वाला रूप आदेशित होता है तो वह क्या कहलाता है? आपका पररूप संधि कहलाता है। इसका मुख्य सूत्र है एंगी पररूपम। एंगी पररूपम, देखिए ये सूत्र कहता है कि अवर्णांत उपसर्ग से परे, अवर्णांत अवर्णांत उपसर्ग से परे यदि एंग आदि धातु हो तो, अर्थात ए और ओ से प्रारंभ होने वाली धातुएं, ऐसी धातुएं जो ए से प्रारंभ हो या ओ से प्रारंभ हो तो पूर्व और पर के स्थान पर पररूप एकादेश हो जाता है। तो दोनों के स्थान पे एक पररूप आदेश हो जाता है। पुनः देखिए, यदि अवर्णांत उपसर्ग से परे एंग अर्थात ए और ओ से प्रारंभ होने वाली धातुएं हो तो पूर्व और पर के स्थान पर पररूप एकादेश हो जाता है। अब हमने इसमें यह पढ़ा है कि अवर्णांत के बाद में कैसी धातु होने वाली चाहिए? जो कि ए से चालू हो या ओ से चालू हो। ए और ओ से चालू होने पर भी हम उन धातुओं को छोड़ देंगे जो पिछली संधि में वृद्धि संधि के सूत्रों में उन सूत्रों ने ली, जैसे एति धातु एध्येति उठसु के अंतर्गत आ गई है, इसलिए हम एति धातु को छोड़ देंगे, अथवा एद धातु को भी हम छोड़ देंगे क्योंकि वह उस सूत्र के अंतर्गत आ चुकी है। तो बाकी जो भी एति और एदिते के अलावा जो भी बचेगी उन सभी धातुओं के साथ हम पररूप करेंगे, परंतु एति और एद धातु के साथ हम वृद्धि आदेश करेंगे क्योंकि ए वाली जितनी भी धातुएं उनमें से एति और एदिते उस सूत्र ने ले ली है। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जो स्पेशल सूत्र होते हैं वो कुछ धातुओं के साथ होते हैं तो उनमें केवल वही होता है। अब ये कहता है एति और एदिते के, ए और ओ के विषय में, ये किसका अपवाद है? वृद्धि रेचि का अपवाद है। अब ये अपवाद कैसे हुआ? क्योंकि ए और ओ वृद्धि में सभी आते हैं कि अवर्णांत के बाद में क्या हो? ए और ओ वाले शब्द हों तो उन सभी में कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि होती है। लेकिन उनमें से भी यदि किसी के आगे उपसर्ग है और पीछे ए और ओ वाली धातु है तो वृद्धि संधि में तो सारे शब्द आते हैं और जबकि इसमें कुछ शब्द आते हैं तो थोड़े विषय वाला जो होता है वो बड़े विषय वाले का क्या होता है? अपवाद होता है। इसीलिए यहाँ पर ये ए और ओ के विषय में किसका अपवाद सूत्र है? वृद्धि रेचि का अपवाद सूत्र है। तथा एति और एदिति के विषय में अभी हमने आपसे कहा था कि एति और एदिति को हम छोड़ देंगे, तो एति और एदिति के विषय में एत्यध्युत्सु इसका भी क्या है? अपवाद है। क्योंकि देखिए ए और ओ वाली सारी धातुएं ऐसे आएंगी, लेकिन किसको छोड़ देंगे हम? एति और एदिति। तो एध्येत्यु वाला सूत्र थोड़े विषय वाला है, जबकि उसकी अपेक्षा ये सूत्र आपका एंगी पररूपम उससे बड़े विषय वाला है और उसके भी अपेक्षा वृद्धि रेचि उससे भी महान विषय वाला है। जैसे हम उसको उदाहरण से समझ सकते हैं। देखिए, जैसे इंडिया की सीमा, फिर उसमें राजस्थान और फिर उसमें जो जिला जिसमें हम रहते हैं। तो सबसे पहले एध्येत्यु मान लो आप उदयपुर में रहते हैं तो ये उदयपुर, फिर उससे बड़ा राजस्थान, तो राजस्थान आ गया आपका एंगी पररूपम, फिर उससे भी बड़ा वृद्धि रेचि तो ये आपका आ गया इंडिया।
तो इसी प्रकार वृद्धि रेची इंडिया के समान है, तो उससे कम विषय वाला है आपका एंगीपुररूपम राजस्थान के समान, और उससे कम विषय वाला है आपका एद्यत्यूत्सु जो कि बहुत अल्प विषय वाला है, जैसे कि उदयपुर। तो इस प्रकार हम उदाहरणों से समझ सकते हैं कि जो कम विषय वाला होता है वो बड़े विषय वाले का क्या होता है, अपवाद होता है। अब देखिए, तो ये उसका भी अपवाद है। अब हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। एक बार हम इसे दोबारा देखेंगे उदाहरण के बाद। देखिए, प्रेजिते, प्र प्लस एजिते, यह अवर्णांत उपसर्ग प्र जिसे हमने लिया अ और एजिते से हमने लिया ए, दोनों को मिलाएंगे और दोनों के स्थान पर क्या करेंगे हम ए। तो हल आपकी स्थिति होगी प्रहलंत ए प्लस जते और मिलाओगे तो प्रेजते। इसी प्रकार देखिए, उपोषति, उप प्लस औषधि, उप से हमने लिया अ, औषधि से हमने लिया ओ, और दोनों के स्थान पे पर रूप हुआ ओ, तब क्या बनेगा, प्रोषति। इसी प्रकार देखिए, उपोषति और प्रोषति, प्र प्लस एशनियम से बनेगा प्रेशनियम, अव प्लस एजते से बनेगा अवेजते, और प्र प्लस एष्यति से बनेगा प्रेष्यति। इस प्रकार ये सूत्र इससे निष्पन्न हुए। अब देखिए, हमने एंगी पर रूपम में क्या पढ़ा कि अवर्णांत उपसर्ग के बाद यदि ऐसी धातु हो जो ए से प्रारंभ हो और ओ से प्रारंभ हो, तो उन दोनों के स्थान पर ही क्या आदेश होगा, पर रूप एकादेश होगा, जैसे प्रेजिते, उपोषति इत्यादि। अब आगे इसी संधि में अन्य भी सूत्र हैं। देखिए, सूत्र है अचो अंत्यादि टी। देखिए, अचो अंत्यादि टी, यह सूत्र टी संज्ञा करता है। यह सूत्र किस कौन से संज्ञा करता है, टी संज्ञा। इस टी संज्ञा को हम यूं समझ सकते हैं कि शब्द के, किसी भी शब्द के अंतिम में स्वर हो या व्यंजन हो, स्वर हो तो स्वर की कौन सी संज्ञा होगी, टी संज्ञा, और स्वर के बाद में यदि कोई व्यंजन है तो अंतिम स्वर से लेकर उस व्यंजन तक उस पूरे शब्द की कौन सी संज्ञा होगी, टी संज्ञा। पुनः समझिए कि किसी भी शब्द के अंतिम स्वर की, यदि अंतिम में स्वर है तो अंतिम स्वर की, जैसे कुल शब्द है तो कुल शब्द में अंतिम स्वर क्या है, अ, तो यहाँ पर टी क्या है, अ। और यदि उस अंतिम स्वर के बाद में कोई व्यंजन है, हलंत व्यंजन है, तो उस पूरे शब्द की कौन सी संज्ञा होगी, टी संज्ञा। जैसे मनस शब्द है, अब मनस में अंतिम स्वर क्या है आपका, न में अ, और उसके बाद व्यंजन है आपका अस, तो उस पूरे अस की कौन सी संज्ञा होगी, टी संज्ञा। तो यहाँ पर यह सूत्र कौन सी संज्ञा करता है, टी संज्ञा। देखिए, अब इससे हम शाब्दिक से समझते हैं। अचों के मध्य अंतिम अच है आदि में जिसके ऐसे शब्द समुदाय की टी संज्ञा होती है। तात्पर्य यह है कि किसी भी शब्द के अंतिम स्वर अथवा अंतिम स्वर के बाद कोई व्यंजन है तो उस पूरे शब्द समुदाय की कौन सी संज्ञा होती है, टी संज्ञा। जैसे कि मैंने अभी आपको उदाहरण से समझाया, एक उदाहरण से अभी मैं आपको और समझाती हूँ। जैसे शक, शक शब्द में अंतिम स्वर है अ, तो यहाँ पर टी क्या होगी, अ। उसी प्रकार पतत, तो पतत में टी क्या होगी, अंतिम स्वर क्या है, अ, और अंतिम स्वर के बाद व्यंजन है त, तो टी संज्ञा किसकी होगी, अत की। तो अंतिम में स्वर है तो अंतिम स्वर की, और अंतिम स्वर के बाद कोई व्यंजन है तो उस पूरे शब्द की कौन सी संज्ञा होगी, टी संज्ञा। अब इसका एक सूत्र और है जो कि पर रूप आदेश करता है। देखिए, ये कहता है कि शकंदु आदिशु पर रूपम वाच्यम, कि शकंदु आदि गण में पठित शब्दों में पर रूप होना चाहिए। ये सूत्र कहता है कि शकंदु आदि गण में जितने भी शब्द आते हैं उनमें क्या होना चाहिए, पर रूप होना चाहिए। यह पर रूप कहाँ होना चाहिए, तो पर रूप प्रथम शब्द की टी और तथा बाद में आने वाले शब्द के प्रथम अच के स्थान पर होना चाहिए। भाई ये शब्द, ये पर रूप कहाँ होगा, पहले शब्द में की टी में, और जो दूसरे पद में जो शब्द है उसके प्रारंभिक अच, दोनों के स्थान पे क्या होगा, पर रूप आदेश होना चाहिए। अब ये जो शकंद आदेश गण है ये एक आकृति गण है। जो भी शब्द पर रूप करके बनते हैं वे सभी इसके अंतर्गत परिगणित हो जाते हैं। इस गण में शब्दों की संख्या सीमित नहीं है और इस गण का प्रथम शब्द शकंदु है,
इसीलिए इसका नाम शकंद आदि गुण रखा गया है। देखिए इसका महत्वपूर्ण उदाहरण जो प्रायः पूछा जाता है, मनीषा। इसका संधि विच्छेद होगा मनस प्लस ईशा। यदि हम इसका टी नहीं का लोप नहीं करते तो ये शब्द बनता मन सीशा, जबकि हमें शब्द बनाना है मनीषा। अब कैसे बनाएंगे? अब पहले शब्द की कौन सी टी है, अस, और दूसरे शब्द का प्रारंभिक अच है ई। इन दोनों के स्थान पे हमें पररूप क्या करेंगे, ई। तब हमारे पास स्थिति होगी मन हलंत प्लस ई प्लस शा, मिलाएंगे तब क्या बन जाएगा, मनीषा। उसी प्रकार देखिए शकंदू। अब शकंदू में टी क्या है, शक में अ, और अंधु में अ। अब दोनों के स्थान पे क्या होगा, अ, पर रूप। अगर ऐसा नहीं करते तो अ प्लस अ बराबर आ बनता, जिससे आपका रूप बनता शकांदू, जो कि गलत है। इसीलिए हमने क्या किया, ये पर रूप किया, और पर रूप करके हमने क्या बनाया, शकंदू। इसी प्रकार देखिए करकंदू, कर्क प्लस अंधु। कर्क में से हमने टी लिया अ, और अंधु में से अच लिया अ, दोनों के स्थान में पर रूप किया हमने अ, तो क्या बना ये करकंदू। इसी प्रकार देखो हल प्लस ईशा, यहाँ पर अ प्लस ई बराबर एक गुण होना चाहिए था, लेकिन हमें पर रूप करना है, तो हल में से हमने टी ली अ, प्रारंभिक अच हमने लिया ई, दोनों के स्थान में पर रूप क्या किया हमने ई, तब क्या बना ये हलीशा। उसी प्रकार कुलटा, कुल प्लस अटा, सारंग, सार प्लस अंग। इस प्रकार अनेक शब्द यहाँ पे सिद्ध किए हैं। जैसे सीमंत, सीमन प्लस अंत हमने टी यहाँ पे ली अन, और अच लिया अ, और दोनों के साथ में हमने क्या किया अ। मृतंड, मृत प्लस अंड, लांगलिशा, लांगल प्लस ईशा, तो यहाँ पर भी हमने ई पर रूप किया। और पतत प्लस अंजलि, अत प्लस अ बराबर हमने किया अ, जिससे क्या बना शब्द पतंजलि। ऐसे अश्मंतक, तो शब्द अश्व प्लस अंतक, तो आपका अश्मन प्लस अश्मन, न हलंत आएगा यहाँ पर, और अंतक हमने टी अन और अ के स्थान पे क्या किया अ, जिससे क्या बना आपका शब्द अश्मंतक शब्द निष्पन्न हुआ। तो इस प्रकार इस शकंद आदि गुण में अनेक शब्द हैं, जिसमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, पूछने वाला जाने वाला शब्द है आपका एक तो मनीषा, शकंदू, करकंदू, इसके अलावा कुल्टा, करकंदू, पतंजलि, सीमंत। ये प्रायः एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इन शब्दों का आप ध्यान में रखिएगा ताकि ये आपके क्वेश्चन ज़्यादा सही हों। प्रायः ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इनका हमें ध्यान रखना है। तो देखिए ये पररूप संधि में आपके 3 सूत्र हैं। नंबर 1 एंगी पररूपम, नंबर 2 अचो अंत्यादि टी, जो कि टी संज्ञा करता है, और तीसरा शकंद्व आदिशु पररूपम वाच्यम, जो कि कहता है कि शकंद्व आदि गण में पठित शब्दों में हमें क्या करना चाहिए, पररूप करना चाहिए। और ये पररूप किसके स्थान पे होता है, प्रथम शब्द की टी और पर पद में स्थित शब्द के प्रारंभिक अच के स्थान पर हमें दोनों के स्थान पे पररूप कर देना चाहिए। ये शब्द पररूप करके ही निष्पन्न होते हैं। कुछ शब्द जैसे शकंदू है, वह यहाँ पर किसका अपवाद है, दीर्घ संधि का अपवाद है। ऐसे ही कुल्टा भी दीर्घ संधि का अपवाद है, करकंदू भी दीर्घ संधि का अपवाद है, हलीशा ये गुण संधि का अपवाद है। तो ये केवल एक संधि का अपवाद नहीं, अलग अलग अपवाद है, और इन्हीं की सिद्धि करने के लिए ही हमने यहाँ पर टी और अच के स्थान पे पररूप आदेश किया है। इसीलिए इसे पररूप संधि का नाम दिया गया है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि शकंद्व आदि गण एक आकृति गण है। आकृति गण से तात्पर्य होता है ऐसा गण तो जो शब्द भी इसकी तरह बनेगा, शकंदू की तरह, करकंदू की तरह, मनीषा की तरह, वो शब्द इसमें आ जाएंगे, और इसमें आने के बाद वे एक उनकी तरह सिद्ध होंगे, पररूप करके ही सिद्ध होंगे, अन्यथा सिद्ध नहीं होंगे। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। आगे की संधि का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इत्यलम, धन्यवाद। शुभास्ते पंथानम संतु।